अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मिनी बजट जो है कौमी असम्बली में पेश हो चुका हुआ है। आज PMLN और गवर्नमेंट की तरफ से इस पर बहस भी हुई। मियां शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ने बहुत लंबी और धुआंधार तकरीर की, जिसका जवाब असद उमर साहब ने दिया और कहा यह जा रहा है, इतलात ये हैं कि कल हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मिनी बजट पास करवा लिया जाए। ताहम ऑपोजिशन के जो मेंबर्स हैं, तमाम मेंबर्स को यह कहा गया है कि वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। टफ टाइम देने की कोशिश करेगी ऑपोजिशन, लेकिन अब नंबर गेम है और कहा यही जा रहा है कि शायद ये मिनी बजट पास हो जाएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जेन्युइन ऑफर की। उन्होंने कहा कि जी कुछ हमारी तजावीज़ हैं, कुछ तरामीम हैं, आप इनको विड्रॉ कर लें तो हम आपके साथ मिनी बजट ये पास करने में मदद कर सकते हैं, ताकि IMF का प्रोग्राम जो है वो मुल्क की खातिर आगे बढ़ाने में हमारे मददगार साबित हो सके। और उन्होंने कहा कि अगर ये जालिमाना टैक्स जिसकी वजह से कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महंगाई का सुनामी भी आने वाला है, लेकिन शौकत तरीन साहब ने कहा कि शायद थोड़ी सी महंगाई होगी। उन्होंने बहुत इंप्रेशन को इसको डिस्पेल करने की कोशिश की है कि ये 360 अरब रुपए के नए कोई मैयर्स नहीं है, कुछ एग्जेम्पशंस थी जिनको विड्रॉ किया जा रहा है और इस वजह से आपको ये लग रहा है। तो यकीनन जब एग्जेम्पशंस विड्रॉ होती हैं तो टैक्सेशन ही हो रही होती है और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादातर पैसा तो रिफंड में चला जाएगा। सेल्स टैक्स रिफंड जो है फैक्ट्री ओनर्स और दीगर जो मिल मालकान हैं या जो एक्सपोर्ट करेंगे उनको इसका रिफंड भी मिल जाएगा। ताहम मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब ये एक वाज़े है कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ ने घुटने टेक दिए हैं। आज सेनेट में भी जो अमेंडमेंट्स लाई गई उस पर भी बहस हुई। सेनेट में तला महमूद साहब की कमेटी थी जिसमें उसकी रिपोर्ट उन्होंने पेश की, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि जनाब पहले कमेटी रूम में शायद वो सब चीज़ें मानकर आ गए थे, लेकिन जब सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस आए सेनेट में तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा अजाब होने वाला है, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मिलें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अब हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शंस भी नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। असद उमर साहब ने बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जो अब दोनों मिलकर बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी और PMLN, और PMLN उस वक्त क्या करती रही। फिर उन्होंने अदाद और शुमार से भी PMLN के जो फिगर्स दिए गए जो शहबाज शरीफ साहब ने दिए उनको भी चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि तारीख की बदतरीन मुआशी सूरत हाल हमें इनहेरिट की, हमें विरसे में मिली और उसके बाद फिर हमने ये कारनामे किए। सारे कारनामे उन्होंने गिनवाए जिसमें हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड और पता नहीं कौन से कार्ड, फिर कामयाब जवान प्रोग्राम और सबसे ज़्यादा फंडिंग ख़ास तौर पर बैंकिंग लोन जो है वो हाउसिंग में दिया गया गरीब लोगों को बहुत कम शरह पर, और उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड इसमें हुआ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अफवाहें ये भी चल रही हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी और PMLN में जो पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से कह रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। पहले उनका ख्याल था कि जनाब स्पीकर के खिलाफ लाएंगे और उसके बाद फिर वजीर आजम की तरफ जाएंगे, लेकिन अब शायद PMLN जो कि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। अब ये कितनी जल्द होगा इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। PTI के अंदर से बड़ी अब आवाजें आना शुरू हुई हैं। लॉयलिस्ट PTI के मेरा ख्याल है कि वो अभी PTI में हैं। अहमद जवाद साहब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे PTI के थे, कह रहा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कि वो भी हैं कि नहीं है, क्योंकि नई तंजीम साजी जो हुई है शायद उसमें उनका ओहदा हटा दिया गया है या उन्होंने जो है वो खुद छोड़ दिया है। इतलात ये हैं कि शायद अब फरूख हबीब को सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी PTI वो बना दिया गया। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं कादिर मंदोखिल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी MNA हैं, कराची से फैसल वाडा साहब को हरा के आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब आपके वक्त का। अहमद जवाद साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, अब इनके पास ओहदा तो नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आप बहुत दूर
इस्तांबुल में बैठकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बहुत ही भारी किस्म की ट्वीट्स हैं जो शायद मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो पीटीआई की लीडरशिप कैसे डाइजेस्ट कर रही होगी, क्योंकि हर ट्वीट में आपने इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को टैग भी किया है। नौशीन इफ्तिखार साहब एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी डस्का से हाल ही में बाय इलेक्शन में जीत कर आई थी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। पहले जरा मिनी बजट की तरफ चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर को कंक्लूड कैसे किया, ये जरा सुन लें। दूर नहीं जब गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से सताए हुए अवाम का एक गजबनाक रेला वो निकलेगा और इस तारीख की सबसे निकम्मी, नाहिल और करप्ट पीटीआई की हुकूमत को वो खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। जी कादिर मंदोखेल साहब, ये कब होने वाला है? ये मिनी बजट की वजह से ही होगा या वाकई इससे पहले हालात कुछ ऐसे बन चुके थे? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी बात की तस्दीक करूं, मैं फैसल वाडा साहब को हरा के नहीं आया हूं। सॉरी, उनको मजबूर करके वो सीट जब खाली हो गई तो पीटीआई को मैंने छठे नंबर पे भेज दिया, पीपल्स पार्टी ने। सॉरी और देखिए बात ये है कि मिनी बजट, आपको याद होगा जब बजट आया था जो जून में उस वक्त भी खदशा हमने जाहिर की अपोजिशन ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा नहीं कोई मिनी बजट आने वाला है। और जब मिनी बजट है तो 350 अरब के साथ आया, और ये हम पहले से हम खदशा जाहिर कर रहे थे कि IMF के साथ ये मुआहदा कर चुका है कि हर महीने पेट्रोल 4 रुपये महंगा करेंगे, और ये इस तरह कुछ 600 अरब के थी कि 600 अरब उन्होंने किसी तरीके से निकालना है, जो 350 यहाँ पे लाए। और फिर इस मिनी बजट से एग्जैक्ट एक दिन पहले असेंबली के इजलास में हमारे साथियों ने जब बात उठाई थी स्पीकर के सामने, तो उन्हें बोले कोई ऐसे मिनी बजट नहीं आ रहे, और एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद वो मिनी बजट आ भी गया। तो बहरहाल उसके ऊपर डिस्कशन तो हो रही, आज भी बहस हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने की है, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे, और मुमकिनात है जिस तरह वो अबर दबड़ में ये लगे में शायद वो कल वोटिंग और पास करने की भी जो हरबे वो ना इस्तेमाल करें। अब जो आपने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनाई थी, मैं तो असम्बली में मौजूद था, उन्होंने कहा कि दवाइयों पर टैक्स लगाए, जो खैराती अस्पताल की मशीनरी है उस पर टैक्स लगाए 17%, मिर्ची पे लगाए, बच्चों के दूध पे लगाए, और इस तरह बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने गिनवाए। हराम है जो असद उमर साहब, जिसको हम चाइना के अरस्तु कहते हैं, एक बात का भी जवाब दिया कि भाई मैंने दूध पे लगाया तो क्यों लगाए, मिर्ची पे लगाए तो क्यों लगाए, मशीनरी पे लगाए तो शौकत तरीन देते, क्या जवाब? एक मतलब रिबटल में उसी ने बात की ना। हाँ, बात तो उन्होंने की, लेकिन वैसे मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आया कि असद उमर साहब इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आए, उन्होंने सिर्फ कारनामे बता दिए। और नहीं कारनामे नहीं बताया, बल्कि पिछली हुकूमत पे किचड़ उछाला, जैसे असबे मामूल 3.5 साल से इनका एक तमाशा चल रहा है, तो वो भी बैठे हुए थे, शौकत तरीन साहब भी बैठे हुए थे। तो ये चूंकि इनका यही थी जो इमरान नियाजी से फरमाते थे कि मेरे पास 200 माशी टीम है और उसका सरगना होगा असद उमर, चाइना का रस्तू, वो तो पहले 6 महीने में फेल हो गया। जिस पीपल्स पार्टी के ऊपर किचड़ उछाल रहे थे, उन्हीं के दौर के वजीर खजाना हफीज शेख साहब को लाया। फिर एक हफ्ते के लिए उन्होंने अपना वो जो खिलाड़ी था उसको अट्राई करने की कोशिश की, हमाद अजहर साहब को, और फिर उसके वापस पीपल्स पार्टी के दौर के शौकत तरीन साहब को लिया है। और शौकत तरीन साहब आज शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि ये जब उस वक्त पीपल्स पार्टी में ये तो बड़े अच्छे थे, पता नहीं ये पीटीआई की हवा क्या लग गई है कि वो बिल्कुल एक अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं और एक तूफान पूरे महंगाई का लेके आए सामने। सवाल ये है कि ये हुकूमत आखिर में मैं सेनेटर बन गए, देखिए सेनेटर बन गए, तो अब सेनेटर तो अब इसको बना ले जिसकी कारकर्दगी हो, जिसने बेड़ा गर्क। और यही बात है एग्जैक्टली जब हमाद अजहर या हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे या ABR के चेयरमैन क्या नाम है वो थे, आपको याद है इसने मीडिया पूरी रिपोर्ट की, इसने कहा कि इसने मईशत का तबाह कर दिया, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज उनके सामने बैठे हुए और 3.5 साल की तारीफ करते आ रहे जा रहे। सवाल यह है कि इतने सब कुछ महंगाई के बाद, मरीकी में वाकई की बात नहीं करूं, रेलवे के हादसे की बात नहीं करूं, दूसरी चीजों की बात नहीं करूं, करप्शन की लूटमार की बात नहीं करूं, आपने 126 दिन की धरना में जो आपने ऐलानात किए थे, आप तो कह रहे कि पूरा 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बना देंगे, $200 के $100 उसके मुंह पे मारेंगे, एक दूसरे मुंह मारेंगे, वो मारना वारना क्या था। फिर आपने खुदकशी की बात की, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10,000 अरब ली है। आपको पता है अभी तक ये मजीद जो अभी IMF के साथ बात चल, उसके अलावा 17,950 अरब अभी तक ले चुके हैं।
3 साल में, 3 साल ठीक है, बिल्कुल सही। और मईशत का यह हालम है कि मुझे किसी जराए ने बताया कि सीडीए इस वक्त जो मुलाजिमीन के तनख्वाहें जो है ना वो हर महीने एक प्लॉट बेच के वो तनख्वाह पूरा करेगी। और ये भी खबर है कि आइंदा बजट में फौज की 40% की पास तनख्वाह है, 60% उन्हें कर्ज देना पड़ेगा। अच्छा, और कर्ज की भी बड़ी निराली मंतक है। सऊदी अरब से जो इससे पहले जो 2 अरब डॉलर दिए थे वो तो उसने खड़े खड़े लिए, वापस ले लिए थे। चाइना से पैसे लेके उधार उनको देने पड़े। अच्छा, अब दोबारा जो किया, ये पैसे भी नहीं मिले सऊदी अरब से। सिर्फ वो जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं करते थे पहले जमाने में, बल्कि आजकल भी कर रहे, तो किसी से उधार कुछ ले लेते हैं कि कुछ अकाउंट में शो करना। अकाउंट में शो करने के लिए 4% रियासत मदीना के दावेदारों ने सऊदी अरब से सूद पे पैसे लिए। और सूद पे क्या लिए? शराइत 72 घंटे के अल्टीमेटम पे मुआहिदा खत्म हो सकता है। आपने आईएमएफ की मेंबरशिप छोड़ दी तो आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे। आपने एक किस शॉर्ट की तो आप डिफॉल्ट में। आपने मुआहिदा पढ़ा है जो उसकी सऊदी अरब उनके बीच में, खुदा का वास्ता। अच्छा, खुद इनके गवर्नर पंजाब ने यह कहा कि पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिए। इससे पहले वो F9 पार्क के कौन से यहाँ इस्लामाबाद में वो दे दिए। सवाल ये है कि आखिर ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं? आपने तो दावा किया था रियासत मदीना का, खुदा का वास्ता रियासत मदीना को बदनाम ना करें। आप बताएं, हमारा एक टोला था जो हमने 126 दिन में झूठ बोला, आवाम को गुमराह किया, और आपकी ये एटीएम मशीनें जो आपके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज लेके घूम रहे थे वो तो करोड़पति बन गए, वो तो करोड़पति बन गए सारे। मगर मैं आपको यह दे, जहांगीर तरीन साहब जिनके खिलाफ बाकायदा कमीशन ने केस रिकमेंड किया, मुझे 28-29 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक, वो उस केस में मैं पाकिस्तान का क्या, मेरे तारीख का यह पहला केस है जो किसी एसएचओ को झूठा केस नहीं है, बाकायदा कमीशन ने रिकमेंड किया। उस केस में पीटीआई हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर्स है उसने कहा कि हमें इनकी केस की रिक्वायर्ड नहीं है और वो जमानतें वापस लेने पड़े। खुदा की कसम। चले, मैं अहमद जवाद साहब, सवालात तो बहुत सारे कादर मंदोखिल साहब ने कर दिए और बहैसियत एक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी एक बहुत लंबी एसोसिएशन है इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा कि 126 दिन में जो बातें की उन पे यू टर्न भी होते रहे। असद उमर साहब ने ये एक बात की है, एक बहुत बड़ा दावा किया है, ये भी सुन ले। लाहौर में तो अपने आप को खुद डिस्क्वालीफाई करा के पेपर रिजेक्ट कर दी इज्जत बचाने के लिए। अब 2023 के इंतजार क्या करेंगे? मैं जवाद साहब से पूछ लेता हूं। जवाद साहब, क्या ऐसा ही है या कुछ हवाओं का रुख बदल रहा है जो इस वक्त कहानी बनने जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि इमरान खान साहब किसी भी तरह कबूल नहीं करेंगे और वो इस मतलब फौरी तौर पर अगर उनको भिनक लग गई तो शायद डिसॉल्व कर दें, या फिर लड़ेंगे और पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि इत्तेहादी भी शायद कुछ थोड़े से पर तोल रहे हैं। तो क्या देख क्या रहे हैं आप? काफी दूर बैठे हुए, लेकिन खबर तो होती है आपके पास। देखिए, खबर तो आज के दौर में उसका फासलों से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। इवन जिस दिन मरी में यह हादसा हुआ उससे एक रात पहले मैं इधर इस्तांबुल में पाकिस्तान के टीवी चैनल से मुझे हालात की संगीनी का अंदाजा हो रहा था और मैं उस वक्त इस बात को प्रेडिक्ट कर सकता था कि कुछ बुरा होने जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो चीज आपको इस्तांबुल में बैठ के भी अंदाजा हो सकती है वो इस्लामाबाद में बैठ के आला तरीन ओहदेदारों को उसका शायद 20-30 किलोमीटर के फासले पे होने के बावजूद एहसास नहीं हुआ। और वो जब हादसा हो गया तो फिर उसके बाद उन्होंने हिलजुल शुरू की। सही। अब असद उमर साहब जो बात कह रहे थे, मैं जाहिर है कि पीटीआई में एक लंबा अरसा गुजारा है, तो जब पीटीआई के वो कोलीग्स और जिनके साथ आपने बहुत अरसा काम किया है, तो जब उनके अल्फाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा तजाद नजर आता है तो वो मैं तो पहचान लेता हूं। तो असद उमर साहब जो कह रहे थे और जो उनकी बॉडी थी उसमें कोई मैच नहीं था। वो खुद एक खोखले इंसान की तरह वहां पे खड़े। असद उमर साहब माशाल्लाह से बड़े धूमधाम के साथ पीटीआई में आए थे और उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो एज ए हेड ऑफ सेंट्रल मीडिया सेल मैंने ही उसका एहतमाम किया था। और उसके बाद उनको 2013 के इलेक्शंस में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और वो ये थी, ये तो अज्यूम करते हुए, फर्ज करते हुए, खान साहब फर्ज करते हैं लोगों की काबिलियत और एहलियत के हवाले से और वो 99% गलत साबित होती है। वो उन्होंने कहा जी कि मार्केटिंग के ज़ाहिर बड़े एक्सपर्ट हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, तो कोई 1 अरब रुपए की जो मार्केटिंग कैंपेन थी वो असद उमर साहब के हवाले की और ऐसा लग रहा था कि जैसे, और आपको अगर याद हो तो उस जमाने में जो इश्तिहारात थे जिस तरीके से टीवी के ऊपर आते थे पीटीआई के,
इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी कैंपेन थी, कोई तकरीबन 1 अरब से ज्यादा की बड़ी कैंपेन थी वो। उस कैंपेन के बाद लग ऐसे रहा था जी पीटीआई बस हुकूमत में आने लगी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो वो जाहिर है कि बहुत बड़ा शौक था। तो वो एक पहली असाइनमेंट है मुझे उनकी जो याद है कि जो कि बैकफायर कर गई। और तस्नीम नूरानी साहब ने को इमरान खान ने कहा कि आप 2013 के इलेक्शंस की नाकामी के एनालिसिस करें और रिपोर्ट पेश करें। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, मैं भी उसी में बैठा हुआ था। तस्नीम नूरानी साहब ने प्रेजेंटेशन दी और वन ऑफ द मेन फैक्टर्स पीटीआई की शिकस्त के 2013 के इलेक्शन में वो मार्केटिंग कैंपेन थी जो असद उमर साहब ने लीड की। अच्छा, ये उस कमेटी ने पॉइंट आउट की कि ये मेन फैक्टर था। जी जी, उन्होंने कहा कि पीटीआई की मार्केटिंग ऐसे की गई जैसे कोई घी बनाने वाली या कोई चाय बनाने वाली कोई प्रोडक्ट होती है, तो उसको इस तरीके से मार्केट किया गया। तो वो जाहिर है कि एंग्रो से आने वाला वो तो उसके ज़हन में मार्केटिंग का ऐसा ही तस्वर होता है, लेकिन सियासी जमातों की मार्केटिंग एक डिफरेंट गेम है। तो ये उसमें उसकी मार्केटिंग को जिम्मेदार ठहराया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर 2018 में आते ही पहला फाइनेंस मिनिस्टर भी उनको बनाया गया। जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद। देखें, ये उनको एक पहली जिम्मेदारी दी गई। फिर उसके बाद 2018 के बाद उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उनको फाइनेंस मिनिस्टर हुकूमत में आने से पहले बना दिया गया था। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो असद उमर साहब होंगे, और फिर वो असद उमर साहब आ गए। फिर वो 6 महीने कोई ऐसा महसूस हुआ कि वो फाइलों में गुम हो गए, कि ना कोई फैसला होता था, ना कुछ पता चलता था। और आखिर में इमरान खान ने एक सुहानी सुबह उनको उनसे जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। तो ये एक दूसरा असाइनमेंट थी और उसका आउटकम था। फिर इनको एक प्लानिंग कमीशन के हवाले से दिया गया ओहदा। उसमें मुझे तो नहीं पता कि उनकी क्या उसमें अचीवमेंट है। फिर एक एनसीओसी में उनको एक जिसे मैं कहता हूं कि पार्टिसिपेशन के तौर पे मेनली उसको फौज चला रही थी और उन्होंने सारा काम किया। लेकिन ये एक तर्जमान की हैसियत से वो एक जो स्टेटमेंट होती थी वो जारी कर देते थे। अब उनको पीटीआई की तंजीमें तोड़ के आप जैसे वो ओहदे का पूछ रहे थे, तो उसमें चीफ ऑर्गेनाइजर और सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सब उस तंजीम में डिसॉल्व हो गया और उसके बाद एक नई तंजीम खड़ी की गई और उसमें असद उमर साहब को ये तीसरे या चौथी बड़ी असाइनमेंट उनको दी गई है। और उस असाइनमेंट के बाद ये आज पार्लियामेंट में उनकी पहली तकरीर थी। अपनी तौर से उन्होंने कोशिश की अपनी बात के अंदर जोश और जज्बा भी पैदा करने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खुद भी अंदर से खोखला महसूस कर रहे थे कि आज एग्जैक्टली जी जवाद साहब, मेरे ख्याल में जवाद साहब चलें। नहीं, बिल्कुल राना एहसान अफजल साहब भी हैं हमारे साथ, यंग लीडर पीएमएलएन। एहसान अफजल साहब, आपने भी तकरीर सुनी होगी, मियां शहबाज शरीफ साहब की भी, फिर असद उमर साहब की भी। क्या लग रहा है मिनी बजट जो है, और खासतौर पर ये जो कह रहे हैं कि जी 2023 में एक दफा फिर वजीर आजम इमरान खान। 2023 में वजीर आजम फिर से इमरान खान होंगे, तो वो किस बेसिस पे होंगे? तो ज़िमनी इलेक्शन है जिनमें फेडरल हुकूमत भी इनकी है, सूबाई हुकूमतें भी इनकी हैं, उसमें तो 90% जो ज़िमनी इलेक्शन है वो हार रहे हैं। तो इससे बढ़ के क्या सिग्नलिंग जो है अवाम उनको दे सकती है? फिर जो इनका 3.25 साल का जो टेन्योर गुजरा है अभी तक, उसमें क्या डिलीवरी दी है इन्होंने आम आदमी को? क्या उनकी जिंदगी में कोई आसानी पैदा हुई है? क्या जॉब क्रिएशन हुई है पाकिस्तान में? क्या जो है वो गुर्बत की शरह में कोई कमी आई है? क्या महंगाई की शरह में कमी आई है? कौन से जो है वो सरकारी महकमे में बेहतरी आई है? क्या रेलवे में बेहतरी आई है? क्या पीआईए में बेहतरी आई है? क्या स्टील मिल में बेहतरी आई है? तो ओवरऑल आपका जो मुल्क है वो एक इस साल मैसिव ट्रेड डेफिसिट की तरफ जा रहा है, जो कि 50-55 अरब डॉलर का हो सकता है। और जो रुपया है उसकी कदर गिरना रुक नहीं रही, और अभी भी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 200 भी क्रॉस कर सकता है। तो किस बेसिस पे इमरान खान समझते हैं कि वो 2023 में फिर से हुकूमत में आ सकते हैं? क्या वो ईवीएम के जरिए समझते हैं कि वो आ सकते हैं? तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जो है
हकीकत है। ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह जवाब साहब बता रहे हैं, बहुत यानी कि बड़े डिसेंट आदमी हैं, जेंटलमैन, और हमेशा राइट इन्होंने जब बात की है और पॉजिटिव बात की है, तो इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि डिसइंटीग्रेट हो रही है पीटीआई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है एहसान अफजल। तो ये जो माहौल बना रहे हैं आप लोग और पीपल्स पार्टी मिलकर, तो मुझे तो लगता है कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसको पंजाबी कहता है बन्नी ते पे, मतलब कुछ है ऐसा? देखिए बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि जो 10 बंदों की लीड से ये नेशनल और सूबाई असेंबली के अंदर जो ये इक्तदार में बैठे हैं, ये तो ईवीएम की जो जब जिन्होंने 33 बिल पास कराए, ये तो हुकूमत तभी खत्म हो गई थी। मैं मेरे साथ टॉक शोज में एमक्यूएम के और पीएमएलक्यू के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको 20 शिकायतें थी कि ये इन्होंने हमारे साथ हमें बताया नहीं है, उनकी कंसर्न थी, और अगले दिन उन्होंने जाके वोट डाल दिए। तो ये तो बैसाखी जिस दिन गिरी, जिस दिन न्यूट्रल ग्राउंड आया, उस दिन ये हुकूमत खत्म है। तो ये अब मैं जरा दोबारा एक पॉइंट, जी जी एक पॉइंट सिर्फ। अब इशू क्या है? इशू ये है कि क्या इनके टेन्योर मुकम्मल करने से पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी? क्या लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी? मैं नहीं समझता। तो फिर इस गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा करने से पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंच रहा है, आम आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर वो बैसाखियां नहीं देनी चाहिए इनको। सही, वो बैसाखियां बिल्कुल शायद रही भी नहीं, या मुझे नहीं मालूम। कादिर मंदोखिल साहब, ये जो एक माहौल जो बन रहा है, किस तरह मैनेज किस तरह करेंगे, और फिर क्या ऑप्शंस कुछ हैं कि तैयारी है कि जी बस अगर इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप जीत भी जाते हैं तो इन हाउस चेंज के लिए क्या होगा, किस तरह आगे मामला कैसे चलेंगे? इतनी खराब हालत मईशत की तो शायद आप लोग भी नहीं संभाल सकेंगे। देखिए, हम तो पहले दिन से, जब से बिलावल भुट्टो साहब ने पीडीएम की तजवीज़ दी है और फिर पीडीएम के प्लेटफार्म से हमेशा, या उसके बाद भी हमेशा हम यही कह रहे हैं कि अब हुकूमत टोटल 7 सीटों पे खड़ी है जो पहली बनी थी, और मरकज़ जो है 4 सीटों पे। अब 4 में आप सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को ले ले तो 40 MP है, मैंने तो उनके साथ थे। काफ लीग अलग नाराज, एमक्यूएम अलग नाराज, खुद पीटीआई के मेंबरान असम्बली, चाहे कराची के सारे मैं आज पढ़ रहा था, नूर आलम ने कह दिया कि मैं वो अगला इंतखाब पीटीआई की टिकट पर नहीं लड़ेंगे। आज भी मिला मुझे, आज भी असम्बली के अंदर, तो वो हमारी साइड पे आ रहा था, तो मैं थोड़ा मजाकन बोला, मैंने कहा आपका दिल उधर नहीं लग रहा, इधर ही आ जाए। सही। तो वो तो खुलम खुलन के खिलाफ बोल रहे, और बोल इस वजह से रहे कि उनको, वो कह रहे मैं अपने हल्के के लोगों को क्या जवाब दूं। और फिर उसको भी छोड़िए, आमिर लियाकत का स्टेटमेंट आपको याद है कि मैं आई न्यू, मुझे लाया गया, ये भी एक फैक्टर है। मैं उनको वैसे इस पर माजरत से, आमिर लियाकत को मैं इतना सीरियस लेता नहीं। नहीं, देखिए आप सीरियस, बड़ा एक नॉन सीरियस, नहीं, आप सीरियस लो या ना लो, वो एक एमएनए तो है, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। जब जिस हुक्मरान पार्टी का अपने ही मैंने ये बातें मेरे और या नून लीग के एमएनए कोई बात करे तो उसकी इतनी ज्यादा वजन नहीं। वैसे आज तो मेरे पास पीटीआई का कोई गेस्ट है ही नहीं, इसका मतलब है, क्योंकि जवाद साहब ने भी तो, जवाद साहब भी है, और ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करे और एग्जैक्ट करे कि एंग्रो और हुकूमत पाकिस्तान में फर्क होता है। अच्छा। और ठीक है ना, वो बड़ी इसने रियलिटी से बात की है। सवाल ये है इन चीजों पे, आप मुझे बताओ जो बात आप कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब, आपकी कोई बात का जवाब। जी जी देखें जमीर साहब, एक तो मैं ये करेक्शन करना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि पीटीआई का कोई नहीं है, आई एम पीटीआई। नहीं, मुझे लग रहा है, सॉरी मैंने ये नहीं कहा कि है, मुझे लग रहा है कि नहीं है। और देखें, पीटीआई का अगर प्रेजेंस का मतलब ये है कि हुकूमत की तमाम फेलियर्स के ऊपर पर्दा डालना, वेरी गुड, या हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस को आप हर हाल में प्रेज करना, जैसे कि असद उमर आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कर रहे थे, क्या इससे पाकिस्तान में कोई शख्स कन्विंस हो सकता है? नहीं। आप अगर सियासत का नाम यह है कि आपने दरबारी बनना है, तबलची बनना है, हम जवाब साहब इस पर बाकायदा पूरा एक सेगमेंट में करूंगा आपके साथ, क्योंकि वो जो आपकी ट्वीट है वो भी मैंने रखी हुई है, उस पर आएंगे। वो आपने एक दावा भी दे दिया है, अभी मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल अपने पैनलिस्ट के लिए छोड़े जाता हूं, और वो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या वाकई हालात ऐसे बन गए हैं कि अब शायद इमरान खान साहब के पास परेशानी के दिन आ गए हैं उनके लिए, और क्या अहमद जवाद साहब देख रहे हैं कि कोई तब्दीली जल्दी आने वाली है,
ये सवालात हैं जो कि मैं तमाम पैनलिस्ट के लिए भी छोड़ के जा रहा हूं। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हुकूमत की कारकर्दगी, मिनी बजट कल उम्मीद है कि शायद पास करवा लेगी हुकूमत। आज मियां शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू और उसके बाद असद उमर साहब का जवाब, उस पर भी बात करेंगे, मजीद भी बात करेंगे। अहमद जवाद साहब, आपको अब क्या दिखाई क्या दे रहा है? अब कहीं पे कोई नजर आता है कि कहीं से बचत हो सकती है, या अब मामला, तब जो बात आप मतलब अगर शेयर कर दें तो मेहरबानी होगी। जमीर साहब, जो बचत का आपने जिक्र किया है, तो वो बचत अब सिर्फ कौमी बचत की स्कीम में रह गई है। बाकी जो बचत जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं वो बचत अब नहीं है। लेकिन जब एक बिल्डिंग जो है वो गिरने लगती है तो उससे पहले उसमें क्रैक्स पड़ते हैं और वो क्रैक्स बड़े होते जाते हैं। मरी का वाकया जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर जो क्रैक था उसको सिर्फ उसने विजिबल कर दिया है। आपका सिस्टम है गवर्नेंस का, वो कोलैप्स कर चुका हुआ है। आपने जिस किस्म के लोगों को इदारों के ऊपर आपने बरजमान किया है या मिनिस्ट्रियों के अंदर किया है, या जिस किस्म की टीम आपने अपने इर्द गिर्द खड़ी की है, वो नाअहल भी है, वो नकम्मी भी है, वो करप्ट भी है। और उसके बाद आप ये तवक्को करेंगे बचत होगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अगर बचत चाहिए तो आप कल कौमी बचत में एक अकाउंट खुलवा लें। वहां पे इंटरेस्ट रेट वैसे भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के साथ, तो वहां पे बचत हो जाएगी। इसके अलावा बचत का चांस कोई नहीं है। अच्छा, तो कितनी जल्दी देख रहे हैं? देखिए, मैं इस टाइम फ्रेम तो मैं नहीं, जाहिर है कि मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं। सजेस्ट क्या करते हैं पीटीआई की हुकूमत को, लीडरशिप को, बीइंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ पीटीआई? देखिए, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि पीटीआई की डायरेक्शन में कोई चेंज आएगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह क्रिकेट में मंसूर अख्तर खान साहब नहीं हटा सके थे, इसी तरह से इस वक्त पीटीआई की टीम के अंदर हर मिनिस्टर तकरीबन, मैं बीच में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ बड़े काबिल एहतराम लोग भी हैं, अच्छे काबिल लोग भी हैं, जैसे शफकत महमूद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, चंद एक और भी हैं। इसके अलावा तो जो पूरी टीम है वो मंसूर अख्तर ही आप समझें। और मंसूर अख्तर को आप जितना मर्जी चांस दें, उसने तो नहीं विवियन रिचर्ड बनना ना। अभी भी कहते हैं उस्मान बुज़दार जो है वो, जो अब मरी फियास्को के बाद फिर भी ही इज स्टिल देयर, और यकीनन आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि क्या मतलब होने जा रहा है मरी में, और आप इतनी दूर पहले और यहां से कुछ नहीं हो सका। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, यही सवाल और भी लोग करते हैं। आपको याद होगा जब पहले दिन आल्फ असम्बली में ले रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, उसका मकसद ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी तजवीज़ पहली दी। तकरीर में उसका मकसद ये था कि मिलके इस इकोनॉमी को, पाकिस्तान को आगे बढ़ाते। उसका मतलब क्या ले गया? एनआरओ मांग रहे। जब भी हम कोई बात करें, आज भी अगर ये अहमद जवाद साहब की जगह कोई और होता तो ये कहते थे कोई नारो मांग रहे। भाई, अगर आपको कोई अच्छी बात समझा दे, हमें तो पहले से पता था कि ये नायलों का टोला है, नहीं संभाल सकते इस चीज को। और बड़ी आसान सी फार्मूले, मैं वकील हूं, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। एक ही जो बहुत मैं आप ही से एक बहुत बड़ा ये जो तासुर था कि जनाब वो क्रचेस थे, बैसाखियां थी, अब वो हट हो गई, अब अलहदा हो गई हैं, और अब पीटीआई इज ऑन इट्स ओन। डू यू बाय दैट? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, मौलाना साहब मुतमईन है पुख्तनख्वा के इलेक्शन से। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। सवाल ये है, बड़े आसान से, मैंने कहा मैं वकील हूं, इकोनॉमिक्स नहीं जानता हूं, लेकिन इतने जानता हूं कि जब जून जुलाई गर्मी जहां से होती है, जहां मुझे बिजली पे कंट्रोल पाना है, वहां मुझे ये पता है कि दिसंबर जनवरी में सर्दी आनी है और गैस की खपत में इजाफा होगा, तो मुझे उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं एक सफर पे जा रहा हूं, तो अगर मैं 3 दिन का सफर हूं तो मैं 6 दिन का राशन, खाना, पेट्रोल उठाऊंगा। तो जब आपने ये चीज की ही नहीं है, आपने वो खरीदारी नहीं की है, और फिर यही असद उमर साहब, मैं याद दिला दूं, अहमद जवाद साहब एग्री करेंगे, जब पेट्रोल की प्राइसेस दुनिया में कोरोना की वजह से माइनस पे चली गई और उनसे पूछा गया आप जैसे दोस्तों ने, तो उन्होंने कहा चूंकि हमने पहले खरीदारी कर चुकी है तो हम कम नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद
जब मजीद कम हो गई तब भी नहीं किया, उसके बाद जब पेट्रोल बढ़ गई तो ठक से उन्होंने उठा के शूट कर दिए। चलो उसके बाद वापस इंपोर्ट बैन कर दी थी, उसके बाद वापस आ गए पेट्रोल जब नीचे, तो वो लेवी शेवी हटा दिया है, क्योंकि IMF के साथ 4 रुपए हर महीने का इजाफा था। तो और फिर याद है इसी इमरान नियाजी साहब की आपको तकरीर याद दिलाऊं, PMLN के साथ मामला कहां तक पहुंचे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले? देखिए, हम अगर तो- मियां नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल नहीं, नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि हम PDM से जब निकल गए तो PDM के बाद ये तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के वही मैं कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर हम कभी भी अलग नहीं थे। सही है। चाहे मौलाना साहब की पार्टी हो, चाहे NP हो, चाहे हम लोग हो, कभी भी इकट्ठे नहीं। आपने देखा जब लास्ट वो मजदूरों का हड़ताल था यहाँ पे, वहां हम गए जहां वो मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल आया, तब तो हम साथ थे पैदल, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब पैदल हम लोग आए मीडिया के सामने। और वहां क्योंकि हमारी वो लॉबी भी एक ही है, जैसा पोजीशन की वो कॉफी प्लेस है, तो हम उस वक्त, और हर मर्तबा हम यही कहते थे कि आप अदम एतमाद लाए। सवाल यह है कि अब मुझे बताओ कि इस वक्त 3.5 साल में पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी, अब शेख रशीद साहब कल आए, आप यकीन नहीं करेंगे, मरी का इतना बड़ा हादसा हुआ जो इंतहाई मुजरमाना गफलत है, दुनिया को पता है, ठीक है। उसमें वो वजीर दाखिला है सुलेमानी टोपी पहन के, और यो थोड़ा सा बैठे और यूं पतली गली से निकल गया। भाई आप, और जवाब कौन दे रहे? फवाद चौधरी साहब। और फवाद चौधरी साहब ने क्या जवाब दिए थे, वो तो इंतहाई शर्म के बायस थे। सवाल यह है कि इन सारी चीजों को लेके आप मुझे बताओ कि आपकी खारजा पॉलिसी, दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं आपका। चाइना आपका दोस्त था, सीपेक आपने अमलन खत्म कर दिया है, मगरबी जो रूट है वो आपने अमलन बंद कर दिया है। उसके बाद आपकी आलमी सतह पे अमेरिका को आपने नाराज कर दिया, चाइना को आप नाराज कर दिया, सऊदी अरब को नाराज कर दिया। तो आपका दोस्त कह रहे हैं कि मामला बेहतर हो गए हैं अमेरिका के साथ। फिर मैं एक बात बताऊं, गैस जो शॉर्टेज है, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में यही सीपेक आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टेब्लिश करा है, और ईरान के साथ गैस मुआहिदा, ईरान की बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो चुका है। न पिछली हुकूमत ने इसके ऊपर काम किए, न मौजूदा हुकूमत ने इसके ऊपर काम किए। तो आप मुझे बताओ, शॉर्टेज तो आना ही था। जब आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आप आगे की नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? 3.5 साल गुजरने के बाद आपने कहा कि फौरी तौर पर गैस एक्सप्लोरेशन के कंसेशंस दिए जाएं, लेकिन अब कहां इतनी जल्दी होता है? एहसान अफजल साहब, क्या देख रहे हैं कि ये आप लोगों की जो मूव है ये सक्सेसफुल होगी? और दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने आज एक और बात की, शहबाज शरीफ साहब काबीना का फैसला बताया, ये भी जरा सुन लें ताकि फिर इस पर भी कमेंट कर दें। हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आए। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है, और उसके साथ जो सजा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। तो ये अहम फैसला जो है आज वफाकी काबीना के इजलास में किया गया है। जी, एहसान अफजल साहब, लाहौर हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया गया है और कि मियां शहबाज शरीफ साहब को भी नाअहल करार दिया जाए आर्टिकल 63 के तहत। देखिए, कितने इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर काबीना के अंदर फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क में महंगाई है, भूख नंग, बेरोजगारी, सब कुछ मामला हैं, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि शहबाज शरीफ को, जिसको नैब के जरिए वो कुछ नहीं कर सके, कुछ साबित नहीं कर सके, जेल में भी डाला, फिर बेलों पर रिलीज करना पड़ा, और वो जजमेंट कहती है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई करप्शन नहीं साबित हो सकी, फिर FIA के जरिए इस्तेमाल करना। और अब ये इस तरह के जो है वो काबीना के अंदर फैसले करके, और फिर इनके जो वज़रा हैं वो प्रेस टॉक्स करके जो है वो अवाम की तवज्जो हटा के समझते हैं कि लोग जो है वो फिर से बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन देखें, अब 3.5 साल बाद ये बातें करके अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। हम वेलकम करते हैं, ये करें। जो मुआहदा, जो गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने दी है, उसका कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जब डॉक्टर्स अलाउ करेंगे, उनकी सेहत अलाउ करेगी, वहां से सर्टिफिकेशन होगी डॉक्टर्स की, तो फिर वो वापस आएंगे, वो इनको परसू करें। तो राना एहसान, आपका मतलब है कि दिस इज अ पैनिक डिसीजन? नहीं, ये फैसला सिर्फ डाइवर्जन है। लोगों कोशिश है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की जाए, ऑपोजिशन को अटैक किया जाए, और इससे शायद इनको कोई सियासी माइलेज मिलेगा, कोई सियासी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब इन चीजों से गुजारा नहीं होगा, ये कहानियां पुरानी हो गई हैं। आपने हमारी पूरी लीडरशिप को अंदर कर लिया,
वो बाहर आ गए, उन जिन जिन जजमेंट्स के साथ वो बाहर आए, वो तमाचा है नैब के ऊपर, वो तमाचा है पीटीआई हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जो कुछ नहीं साबित करता है। सही। तो ये देखिए, अभी हफ्ता हुआ है फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, तो ये डाइवर्जन है। अभी 3-4 दिन गुजरे हैं मरीफ आने से, ये डाइवर्जन है। तो ये इस तरह की डाइवर्जन अब काम नहीं है। मेरा चले यही इनको बिल्कुल, मैसेज है। डाइवर्जन्स और भी बहुत सारी हो रही हैं। कहा यह जाता है कि बड़ी टेक्टफुली चीजें खेली जाती हैं। एक अहमद जवाद साहब, बड़ी दिलचस्प बात है, आज वजीर आजम साहब ने कहा कि पिछले दौर में बम्पर क्रॉप्स हुई, जो बड़ी मेजर क्रॉप्स हैं वो बम्पर हुई, और उसी साल 10 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट्स की, जिसमें चीनी भी, जिसमें गंदुम भी, और जिसमें दालें भी। 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी बम्पर क्रॉप्स हुई। उसके बाद अब यूरिया का जब प्रॉब्लम आया तो खुसरो बख्तियार साहब ने सब उन वजीरों को चुप करवा दिया कि जनाब आप क्या कह रहे हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है, बल्कि आप जाके बताएं कि मिल रही है। और इमरान खान साहब ने उनको सेकंड किया, और 5 दिन बाद ईसीसी फैसला करती है कि इतनी तादाद फौरी तौर पर, इमरजेंसी तौर पर यूरिया की चाइना से इंपोर्ट की जाए। ये फैसले किस तरह के होते हैं और कहां पे होते हैं? ये जमीर हैदर साहब, ये आपने जिन मिनिस्टर्स का नाम लिया है, ये उसी कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात कर रहा था कि जो कि ये सब मिनिस्टर जो हैं वो एक दरबारी के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड का किरदार अदा करते हैं, जिसको सूंघने के बाद लीडर आहिस्ता आहिस्ता नींद में चला जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, और वहीं से फिर वो अगले जहां चला जाता है। ये दरबारी कल्चर जो है, इसमें आप ग्राउंड रियलिटी से दूर हो जाते हैं, आपकी आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं, आपके कान बंद हो जाते हैं, आपको सिर्फ अपना आप ही नजर आता है, क्योंकि वो जो दरबारी हैं वो आपको हर रोज कहते हैं कि सर आपने क्या खूबसूरत ट्वीट की है, सर आपकी ट्वीट पे इतनी लाइक्स हुई हैं, मैंने भी सर आज एक ट्वीट की है, इस पे भी लाइक्स हुई हैं। तो ये तो टोटल डिस्कशन होती है, ये डिबेट होती है। जो स्पोक्स पर्सन की मीटिंग होती थी, उस स्पोक्स पर्सन मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस होता था? उसमें सिर्फ इतना ही डिस्कस होता था कि अपोजिशन के परखच्चे कैसे उड़ाने हैं। टोटल जो फोकस था, हम हुकूमत में अपोजिशन के परखच्चे उड़ाने नहीं आए, नहीं तो एक जो कन्फेस किया इमरान खान साहब ने कि बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिनको बाकायदा तौर पर मीडिया पर नहीं प्रोपेगेट किया गया, ये भी है तासुर। देखें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वजीर आजम ने इतने ज्यादा स्पोक्स पर्सन या मीडिया एडवाइजर नहीं एम्प्लॉय किए होंगे या हायर किए होंगे जितने के तहरीक इंसाफ के दौर में। चले, मेरा ख्याल है पुराना नया है, कोई मेहमान अदाकार, कोई बंदा इन्होंने नहीं छोड़ा कि जिसको SAPM या एडवाइजर इंफॉर्मेशन का लगा के इन्होंने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद अगर ये कहना कि जी हमने डिलीवर किया लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये है कि आपने इतनी बड़ी फौज रखने के बावजूद अगर ये इश्यूज हाईलाइट नहीं हो सके तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मुझे अहमद जवाद साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी ट्वीट्स भी पढ़ के सुनाऊंगा और अब फिर मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब और राना एहसान अफजल साहब, बहुत दिलचस्प ट्वीट्स हैं अहमद जवाद साहब की, एंड ही इज अ मेंबर ऑफ PTI, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप की आंखें खुल जाएं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद जवाद साहब ने अपनी ट्वीट अभी सुना भी दी, लेकिन मैं आपको क्विकली 3-4 ट्वीट्स हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब और मंदोखेल साहब आप भी ये सुन लें, और मंदोखेल साहब आपसे इस पर कमेंट लूंगा पहले। अहमद जवाद साहब कहते हैं दरबारी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होते हैं जो लीडर को गहरी नींद और फिर मौत तक ले जाते हैं। बनी गाला सोता रहा, आवाम सर्दी से मरती गई, खुदा का शुक्र है कि तारीख गवाह रहेगी कि मैं इमरान खान के दरबारियों में शामिल नहीं हुआ। इमरान खान को दरबारियों की नहीं, जगाने वालों की जरूरत है। टैग इमरान खान साहब को। फिर कहते हैं अहमद जवाद साहब कहते हैं जल्द आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा मीनिंगफुल ट्वीट है उनका। PTI के दौर में करोड़पति और अरबपति बनने वाले PTI के मिनिस्टरों और लीडरों की फहरिस्त बना रहा हूं। रियासत मदीना में इंसाफ और एहतसाब सबका होगा। इधर तुर्की में भी कुछ खुरे मिले हैं।
तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरखास्त कि इस नेक अमल में मदद करें। टैग टू इमरान खान PTI। अब रियासत मदीना में सवाल पूछने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। अहमद जवाद साहब कहते हैं, मुझे यकीन है कि इमरान खान मेरे इस जज्बे की कदर करेंगे। स्टेट बैंक को शफाफियत के साथ इस सवाल का जवाब देना चाहिए। यह अवाम का पैसा है। गवर्नर स्टेट बैंक इस तनख्वाह पर पाकिस्तानी रुपए को तबाही के दहाने पर ले आए। इमरान खान PTI को टैग। अहमद जवाद साहब की एक और ट्वीट, बहुत लोग मेरे बयानिए में तब्दीली की वजह और खासतौर पर PTI की तंजीम तहलील होने के बाद मेरे रद्द अमल की वजह जानना चाहते हैं। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं जो भी तमीज के दायरे में हो, तो जल्द आ रहा है। मेरी वजाहत, मेरी वजूहात बयानिया की तब्दीली पर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी मंदोखिल साहब कमेंट करें, ये सूरत हाल है। अब वैसे दूसरा भी एक इशू था, लेकिन चलें। ये तो बिल्कुल उसने एक सच्चाई पर मबनी बात की, यही तो पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। दूसरी बात, एक खूबसूरत बात उन्होंने की है कि अब तर्जुमानों की मीटिंग में ये तय होता था कि अपोजिशन के परखचे कैसे उड़ा जाए। अब परखचे के 2-4 मिसालें मैं सुना दूं। मैं जेल कमेटी के गवर्नर सिंह के साथ रहा हूं जेल कमेटी में, और जेल का रूल्स ये है कि 8 बजे के बाद अदालत के हुक्म के मुताबिक भी आप बंदा अंदर नहीं जा सकते हो। सही। हमारी अदी फरियाद साहिबा को रात 12 बजे जेल के सलाखों में धकेल दिए, पूरे मीडिया ने देखा है। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इंतहाई बीमार है, मैं ये कहूंगा जितना नवाज शरीफ साहब अल्लाह उसको सेहत दे, उससे 10 गुना ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब बीमार है। आज की तारीख में भी वो नेब कोर्ट में खड़े थे इस हाल में, और उससे पहले भी मुख्तलिफ अदालतों को सामने करे। खुर्शीद शाह साहब 2 साल जेल में रहे बेटे समेत। उसके बाद आगा सिराज दुरानी साहब जो है ना, वो आज भी कस्टडी में। तो सवाल ये सारी चीजें जो झूठे मुकदमात ये सारे बना रहे, ये सब इससे हासिल क्या हुआ? वो भाई हम नजीर चौहान नहीं है कि 2 थप्पड़ लग जाए सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। ये पीपल्स पार्टी है। हमने फांसियां देखी, हमने जेलें देखे, हमने कोड़े देखे, 80,000 कोड़े लगे जालूं को। तो हम पे ट्राई मत करे, और ट्राई आपने 3.5 साल में कर लिया, आपको हासिल क्या हुआ? सवाल ये कि ये सारी चीजें अभी भी मैं कहता हूँ, अहमद जवाद साहब मुखलिस PTI के अंदर, मुझे यकीनन यास्मीन राशिद साहिबा का जो नाम उसने लिए, मैं दिल से उसकी इज्जत करता हूँ। वो इंतहाई नफीस, इंतहाई एक सोबर खातून है। लेकिन ये जो बाकी जो एहसान खावर है, ये कौन है? जरा ये अहमद जवाब बता दीजिए। PTI से क्या ताल्लुक? वो तो कह रहे हैं कि शहबाज गिल कौन है? जाते नहीं। अच्छा, शहबाज गिल कौन है? और ये भी पुख्तनख्वा के जो वो सैफुल्लाह, क्या नाम है, बैरिस्टर सैफ, उसको लगा ये तो सेनेटर रह चुके हैं MKM के। नहीं तो MKM का था ना, ठीक है ना। अब उसको अचानक जाके तर्जुमान बना लिए, तो सारे इनकी आधी काबिना का तो जवाब साहब मुझे जवाब देंगे या आपको जवाब देंगे? ये जो कह रहे हैं कि पता ही नहीं है कौन है ये लोग। PTI के मिनिस्टरों और लीडरों की फहरिस्त बना रहा हूं, तो वो भी पूछ लें, आप पूछ लें। तो यही सवाल मैं इनके सामने रख रहा हूं कि आधे से ज्यादा काबिना तो PTI से ताल्लुक ही नहीं। चले एहसान अफजल साहब क्विकली इस पर कमेंट करें। फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तायत नाअहली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। अहमद जवाद साहब का शायद सिग्नल ड्रॉप हुआ है। जी एहसान अफजल, अहमद जवाद साहब की ट्वीट्स और फिर इस पर भी कमेंट कर दें। देखिए, जो उनकी ट्वीट्स हैं वो तो ये इस चीज पे जो है वो नजरसानी कर रही है कि जो 22 साल का इनका स्ट्रगल है, जो ये बकौल कहते हैं, उसके बाद जो लोग इक़्तिदार में आए हैं, वो तो उनका तो 22 साल की एफिलिएशन ही नहीं है। किसी की 2 साल की है, किसी की 6 महीने की, और वो कोई किसी पार्टी का लोटा है, कोई किसी पार्टी का लोटा है। तो ये इनके तो मांगे ताने के लोग हैं। जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है वो दूसरी पार्टीज का है। तो ये इनसे सवाल पूछा जाए, वो नजरियाती लोग किधर है इनकी पार्टी में जिन्होंने पार्टी बनाई थी? तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। और वो जो इनके इर्द गिर्द घेरा है, वो किन लोगों का है? कौन लोग हैं जो इमरान खान को गाइड कर रहे हैं? वो लोग हैं जिनका PTI से कोई तल्लुक ही नहीं है, कोई दूर दराज का भी नहीं है। वो चंद महीनों के अंदर इस पार्टी के अंदर शामिल हुए, और यही वजह है कि मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो बातें करते थे, उनकी जो हुकूमत है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। और यहाँ जो सारा जो सजा मिली है वो पाकिस्तानियों को मिली है। और कोई तो ये मैं इनसे एग्री करता हूँ, इनकी ट्वीट्स। और हर पार्टी में मैं समझता हूँ कि जिस तरह के सवाल जवाब साहब कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी करने चाहिए। जो बड़े वैलिड क्वेश्चंस अहमद जवाद साहब ने उठाए हैं। मैं अहमद जवाद साहब की तरफ आऊंगा। अहमद जवाद, सनसनीखेज ट्वीट्स कुछ शेयर करेंगे? कुछ नाम तो बता दें कि किनको आपने टारगेट किया है, किसकी आपके पास चीजें निकल आई हैं, खुरे कहां तक पहुंचे इस्तांबुल में? देखिए जमीर साहब, मैं तो कोई वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो नहीं हूं, लेकिन ये है कि ये PTI में भी पता है
कि वो कौन कौन से नाम हैं और जो जो माल बना रहे हैं, जो पीटीआई की हुकूमत बनने से पहले जिनके पास टैक्सी का किराया देने के पैसे नहीं थे, अब उनके पास फार्म हाउसेज हैं, उनके पास 10-10, 20-20 करोड़ के घर हैं, उनके पास बैरूने मुल्क अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उनके लिए कौन खरीदारी कर रहा है। देखें, ये तो पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये सारी चीजें जाहिर है कि इसको मैं एक नेक जज्बे के तहत इनको तैयार करके आपके सामने लेके आऊंगा, और ये मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की खिदमत है। बात ये है ज़मीर साहब के हमने हुकूमत नहीं बनाई, हमने एक सर्कस बनाया, और सर्कस में आपको पता है कि जोकर भी चाहिए होते हैं, मदारी भी चाहिए होते हैं, करतब दिखाने वाले भी चाहिए होते हैं, तो वो जानवर भी चाहिए होते हैं। आपको पता है ना कि सर्कस में जानवर भी चाहिए होते हैं। तो हमने जानवर, मदारी, करतब दिखाने वाले, जोकर, ये इकट्ठे किए, सर्कस चल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब सर्कस खत्म होता है तो फिर ये मदारी, जोकर जो हैं, उनका भी तो गेम खत्म हो जाता है। तो ये हमने इसको सोचे समझे बगैर ये सर्कस सजा लिया है, लेकिन अब ये सर्कस खत्म होने वाला है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तमाशबीनों की जो चॉइस है और उनके जो देखने की चॉइस है, उसको भी बेहतर करने की अच्छा, चलें अहमद जवाद साहब, मुझे क्विकली ये भी बता दें कि क्या यही वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि अब दिन शायद कम रह गए हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और शायद कुछ जो भी मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, कम लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ कहीं पे रियलाइजेशन है कि कोई गलत बैसाखियां दी गई या गलत थपकी दी गई? देखें, इसमें ये तो सवाल, इसका जवाब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली दफा इस मुल्क में हाइब्रिड की टर्म जो है वो इस्तेमाल की। उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाइब्रिड सिस्टम बड़ा कामयाब रहा है और हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खुद एतराफ है। इसके बाद तो सवाल ही नहीं रहता कि हम किन बैसाखियों के सहारे हुकूमत में आए और किन बैसाखियों के सहारे हम हुकूमत चला रहे हैं। अब अगर उन बैसाखियों को हटाया जाता है बकौल फजलुर रहमान के, तो फिर केपी में आप देखेंगे 8.5 साल के बाद कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ कि कोई सूबाई हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन हार जाए, हुकूमत वक्त जो है वो बल्दियाती इलेक्शन हार जाए। ऐसा तो नहीं होता, इसलिए कि आपके पास रिसोर्सेज बैठी है 13.5 साल से सिंध पर मतलब काबिज है, मैं तो कहूंगा। तो वहां पे तो आपको कभी फील हुआ कि आपके हाथ से कुछ चीजें निकल जाएंगी जिस तरह केपी पीटीआई के हाथ से? देखिए, हम अभी जो पेशावर कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, 5 सीटों में से 2 पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने 1 लिया। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट है जहां सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और फैसल वाडा, अली जैदी समेत 19 रहनुमा रहते हैं। वहां 10 सीटों में पीपल्स पार्टी ने 4 लिए, पीटीआई ने 2 लिए। फिर मेरे ज़मीनी इंतखाबात NA 249 बल्दिया टाउन से पीपल्स पार्टी 33 साल बाद यह सीट जीती है। उसके बाद आप लाहौर की तरफ आ जाए, NA 33 में पीपल्स पार्टी ने 2018 में 5,500 वोट लिए और अभी उसने लिए 32,313। इस तरह पिशावर में इनके 12 MPA में से 11 MPA में पीपल्स पार्टी ने 47,000 लिए। पूरे पीडीएम, नून लीग, मौलाना सब मिलके हमसे सिर्फ 11,000 वोट आगे थे। पिशावर की बात करूं जहां 9 साल से पीटीआई की गढ़ थी, जो हमारा गढ़ है कराची सिंध, वहां तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिए। इनके गढ़ में हमारी पोजीशन। अच्छा, और ये जो इलेक्शन हुआ है, ये पीटीआई का पूरे पाकिस्तान सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। चले 20 सेकंड्स का कमेंट कर दें, वक्त बहुत कम है। अपोजिशन को मिलकर कुछ करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने आज एक निजी चैनल पे कहा कि अगर मिलकर एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट बेहतर निकलेगा। बिल्कुल, हमारा तो पहले दिन से मुतालबा है कि आप आइए, इस कठपुतली हुकूमत का जान के अपने लोगों से बेजार है, आई अदम एतमाद की तहरीक जमहूरी तरीका है। देखो, हम सुप्रीम कोर्ट पर शलवारी कमीज लटकाने वाले नहीं है, हम पुलिस अफसरों को थप्पड़ मारने वाले नहीं है, हम पीटीवी पे हमला करने वाले नहीं है, हम मुंडी के जरिए तरगीब देने वाले नहीं है, हमला करने वाले भी नहीं है। हम जमहूरी पार्टी है और हमने कुर्बानियां दी। हम चाह रहे जमहूरी तरीका ये कि असम्बली के बाहर और अंदर एहतजाज करो और अदम एतमाद की तहरीक पेश करो। इसमें नून लीग हमारा साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। राना एहसान अफजल साहब, ये इस पर सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलें आइंदा फिर आपके साथ दोबारा इस पर डिशेस जब होगी तो पूछेंगे। अहमद जवाद साहब, अब आपका पूरा
पूरा पाकिस्तान बेचैनी से पाकिस्तान में इंतजार कर रहा है, और आप इस्लामाबाद आएंगे तो हम चाहेंगे कि आपसे मजीद अच्छी अच्छी खबरें हमें मिलें। ये बात नहीं है कि आप किसी के मुखालिफ या किसी के जिसको कहते हैं बुग़्ज़ में कुछ कर रहे हैं, आप बेसिकली पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। कि इमरान खान साहब का एक नारा था कि करप्शन जो है वो किसी तरह माफ नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, आप वही नारा उनको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आप फिजिकली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।